हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि इसमें आपके वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इंस्टीट्यूशंस क्या है ये देखेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है उस तरीके से समझेंगे, और फाइनली उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है वो देखेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि क्या आता है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनली जुडिशरी। तो जुडिशरी तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कैसी है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसमें कोई डिविजन्स नहीं है। बट जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे क्या, 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव। एक देखेंगे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक देखेंगे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव। साथ साथ लेजिस्लेटिव की बात करें तो हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, और हम बात करेंगे इसका राज्यसभा के बारे में, और साथ साथ में इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है या किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। जुडिशरी की बात करें तो इंटीग्रेटेड आती है, पहले सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, थोड़ा बहुत उसका काम देखा जाएगा, और अल्टीमेटली हम बात करेंगे इसके वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पावर है। हाँ, लेजिस्लेटिव में हम एक एग्जीक्यूटिव के टाइम पे हम किसको देखेंगे, हम यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को भी देखेंगे और प्रेसिडेंट साहब को भी देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ तीसरा कंपोनेंट जो आएगा, हम प्रेसिडेंट साहब, उसको हम किस में देखेंगे, लेजिस्लेटिव में भी देखेंगे। तो ये सब अब हमको कवर करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ अदर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। तो गवर्नमेंट ऑर्डर जो आता है वो बेसिकली आता है एसईबीसी के रिजर्वेशंस के बारे में। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड और कम्युनिकेशन जो स्टाइल होती है हमारी जो लोग होते हैं जो सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, उनके लिए एक एसईबीसी रिजर्वेशन की बात आती है। और फाइनली उस रिजर्वेशन के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है, ठीक है, जो आके आपका जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और आपका क्या हो जाएगा लेजिस्लेटिव, ये कैसे बेसिकली इस ऑर्डर को पास करने पे लगता है, ये किस तरीके से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ली जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कैसे आती है। तो हमने एक एक गवर्नमेंट ऑर्डर उठाया है, तो वो ऑफिस मेमोरेंडम का एसईबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगस्त 13, 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या निकालती है, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालती है। ये एक टाइप का क्या रहता है, आप कह सकते हो कि एक टाइप का ये फरमान रहता है, एक टाइप का प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर टाइप का निकलता है। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैज अ सीरियल नंबर एंड इट इज नोन बाय दैट, ये पूरा इसका चौड़ा सीरियल नंबर है, ठीक है। तो जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं, जो अपने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर, ठीक है। तो जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो रहते हैं उसके वो ऑर्डर साइन करते हैं। कौन साइन कर रहा है, ये जॉइंट सेक्रेटरी कर रहे हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी क्या है, ये ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। और कैसे एग्जीक्यूटिव है, तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। चलो, क्वाइट शॉर्ट लुक लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी सर्कुलर, द गवर्नमेंट इशूड 100 of orders every day of different matters, but this one becomes a source of controversy for several years। क्या होता है, this one becomes a source of controversy for several years। क्यों, देखते हैं। The order announced a major policy decision, set 20% reservation, कितना, 20% vacancies in civil post and services of government of India are reserved for socially and educationally backward classes, SEBC। तो मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सिर्फ रिजर्वेशन 2 लोगों के लिए था, एक तो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए और एक हमारे शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों के लिए। अब क्या हो गया है, अब एक तीसरी कैटेगरी बन गई है, क्या, SEBC। ये एसईबीसी लोग कौन थे, तो ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी। तो सोशल के साथ साथ एजुकेशनली, सॉरी इकोनॉमिकली नहीं, एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, जो कि अपने आप में एक बैकवर्ड सेक्शन माना गया है गवर्नमेंट की नजरों में। तो इनके लिए भी कितना, 27% आरक्षण का प्रावधान करा गया इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ही बवाल मच जाता है कि भाई साहब चलिए ठीक है, हमारे पास पहले 2 कैटेगरी थी रिजर्वेशन की, अब हमारे पास क्या आ गई है, तीसरी और आ गई है। SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the government. The benefit of job reservation till then was available only to scheduled caste and a scheduled tribe. Now a third category called SEBC was introduced. तो बवाल हो जाता है पूरे भारत में कि भाई साहब ये कैसी चीज है, ये अच्छी है या बुरी है, इसको कैसे लागू करा जाएगा। जब क्या होता है, बेसिकली अल्टीमेटली इस पे एक कमीशन बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, मंडल कमीशन बैठता है इस पे, जो हमारे सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोला जाता है उसको। उसके अध्यक्ष रहे बीपी मंडल साहब। तो बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बैठता है, जो कि इस एसईबीसी पे क्या करेगा, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, किसको, हमारे पार्लियामेंट को।
ठीक है। तो अल्टीमेटली जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये एससीबीसी को मिलना बहुत जरूरी है, 27% आरक्षण होना चाहिए, और बहुत सारी अदर रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको स्क्रूटनाइज करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट के सामने। अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको पास नहीं कर पाती है क्योंकि अलग अलग टाइप के मिक्स्ड ओपिनियन हमारे सामने आते हैं। फिर आती है सामने क्या, जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट के जो वीपी सिंह की जगह लीडरशिप में जब वो इलेक्शन जीतते हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी ये था कि भाई हम एससीबीसी रिजर्वेशंस देंगे। तो क्या होता है ना, वहां से फिर थोड़ा पूरा माहौल गर्म हो जाता है, लोगों के मिक्स रिव्यूज आते हैं, लोग कुछ तो सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ बोलते हैं ये यूनिटी और डिसइंटीग्रिटी के लिए खतरा है, कई सारी चीजें होते हैं और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज का निपटारा करता है। तो हम बेसिकली इस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या देख रहे हैं, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, जो कि रोल ऑर्डर जो है या आप कह लीजिए कि सर्कुलर जो है वो पास कर रही है। फिर हम रोल ऑफ आप कह देखते हैं लेजिस्लेचर देखते हैं कि भाई जो इस पे कानून बना के इसको लीगली क्या करेगी, अप्लाई करेगी। और फाइनली रोल ऑफ हम जुडिशरी देखते हैं कि कोई अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका फाइनल निवारण कौन करने वाला है, तो यही जुडिशरी करने वाली है, यही जुडिशरी क्या करेगी, फाइनल वर्डिक्ट देगी जो कि सबको मान्य होगा। चलिए डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं कि डिसीजन लिया कैसे था। तो ऑफिसर वाज मियरली इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक ऑफिसर जो जॉइंट सेक्रेटरी था और एक मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन दिया किसने, मिनिस्टर ने। मिनिस्टर क्या है, एक टाइप का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखो जो लॉ इंप्लीमेंट करेगा वो एग्जीक्यूटिव होगा, बट जब हम नेचर की बात करते हैं, मिनिस्टर है, मिनिस्टर भाई क्या होता है, हर 5 साल में बदल जाता है या एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के टाइम बदल जाएगा, ये 110% श्योर है। हाँ, अगर वो अच्छा काम करता है तो दोबारा इलेक्ट होके भी आ सकता है, जैसे कि अभी हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा था उसको। बट क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद इसके पास इक्वल चांस रहेगा जीत के हारने का, और ज्यादातर यही होता है कि हर एक इंटरवल के बाद क्या होता है, वो चेंज होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है, उनका नेचर कैसा हो गया, टेम्परेरी बेस्ड हो गया, इसलिए वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। जब मैं इन जॉइंट सेक्रेटरी साहब की बात करता हूं जिन्होंने ऑर्डर पे साइन करा था, ये परमानेंट है। क्या है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, इनको निकाला नहीं जा सकता, या सरकार बदल जाएगी तो ऐसा नहीं कि ऑफिस छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जब सरकार जाएगी तो भी ये रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं क्या, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या, दो टाइप के एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन एक्चुअल में लेने वाला इंसान कौन है, ये मिनिस्टर है। क्या है, मिनिस्टर है, और उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने वाला इंसान कौन है, वो ये ऑफिसर है। ठीक है, चलिए, Office memorandum was accumulation of a long chain of events. The government of India appointed the Second Backward Classes Commission. Second Backward Classes Commission establish करी जाती है 1979 में। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल साहब। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मंडल कमीशन भी बोला जाता है। तो इट आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। इनको क्या टास्क दिया जाता है कि भाई पहले तो क्या आप क्या करो, डिटरमाइन करो क्राइटेरिया कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कौन आएगा। ठीक है, किस टाइप के लोग आएंगे वो डिटरमाइन करो। ठीक है, आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि ऐसी कोई अगर बैकवर्ड कम्युनिटी है हमारे यहाँ पे तो उसको आइडेंटिफाई करा जाए। ठीक है, और फाइनली उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बेटरमेंट के लिए रिकमेंडेशन देनी है। तो कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। कब रिपोर्ट देते हैं, 1980 में फाइनली रिपोर्ट आती है किसकी, मंडल कमीशन की या सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की। One of these was the 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes। तो एक ऐसी रिकमेंडेशन क्या आती है कि भाई साहब 27% का क्या देना है, हमको आरक्षण देना है SEBC को। The report and the recommendation were discussed in the parliament. For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendation। देखो कब आती है, 1980 में, और 1980 का दशक ऐसा था कि जहां पे हमें बहुत सारी क्या चल रही थी, आप कह सकते हो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। याद हो तो आपने प्रीवियस वीडियो में बात करा था लोकतंत्र बचाओ के वाले टाइम पे। ठीक है, कि भाई कैसे जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वो डोमिनेट कर देती है, उसके अगेंस्ट एक नारा आता है क्या, लोकतंत्र बचाओ का। तो वो बेसिकली इसी टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, चलो लोकसभा इलेक्शन इन 1989, लोकसभा इलेक्शन 1989 में क्या होता है, जो जनता दल होता है। ठीक है, जनता दल क्या है, पार्टी है,
ये अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है कि भाई साहब हम क्या कर देंगे, जो रिकमेंडेशंस आती हैं मंडल कमीशन की ओर से उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ा तबका जो है इनको वोट करता है और फाइनली ये लोग जीत जाते हैं। और इनकी तरफ से जो लीडर बनते हैं वो कौन बनते हैं, लीडर वीपी सिंह बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाता है यहाँ पे आगे जाके, वीपी सिंह। तो जब वीपी सिंह जब बनते हैं तो सबसे पहले लोकसभा बैठती है, उसमें प्रेसिडेंट साहब आते हैं और प्रेसिडेंट साहब अपना क्लियर इंटेंशन कर देते हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट का टोटल एंड टोटल ऑब्जेक्टिव है इस एससी-बीसी रिजर्वेशन को या मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंप्लाई करना। ऑन 6 अगस्त 1990 की बात करते हैं, द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब क्या होगा, पहले डिसीजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन या पार्लियामेंट को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, चलो, डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। फिर क्या होगा, फाइनली आप कह सकते हो कि इंप्लीमेंटेशन। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये आपस में बदले भी जा सकते हैं कि पहले पार्लियामेंट्री डिस्कशन हो जाए, पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन हो जाए, फिर एक डिसीजन लिया जाए और फिर फाइनली उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम देखने को मिलता है। जुडिशरी का काम बाद में आएगा, अभी किसका काम देखने को मिल रहा है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का काम देखने को मिल रहा है। तो डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। अब यहाँ पे देखना, सीनियर ऑफिसर ने क्या करा, ड्राफ्टेड एन ऑर्डर। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, ऑर्डर को ड्राफ्ट करा इन लाइन विद द कैबिनेट्स डिसीजन। मतलब कैबिनेट का डिसीजन जो हुआ है वो बेस बना है और उसकी फाइनली बारीकियत को कह लीजिए या डिटेलिंग कर लीजिए, वो किसने करी है, इस सीनियर ऑफिसर ने करी है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या रहेगा, जो मोटा मोटा डिसीजन टेकिंग रहेगा, जो आप कह ले सकते हो कि जो एक बेसिस बनाएगा, जो आपको बेस प्रोवाइड करेगा फ्यूचरिस्टिक सोच के लिए, वो कौन बनाएगा, तो वो एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बनाएगा या फिर एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाएगा। और उस पॉलिटिकल, उस बेस के लिए, उस आइडिया के अराउंड जो उसकी बारीकियत है, जो उसकी डिटेलिंग है, वो कौन करेगा, तो वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव करेगा। ठीक है, चलिए, and took the minister's approval and officer signed the order on behalf of the union government. SEBC order पास हो जाता है। For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Different views and opinions on this issue were different views क्या होते हैं हम देख लेते हैं। People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. सही बात है भाई, देखो टोटल 100% है, ठीक है। अब इस 100% में से आप SC भाइयों को दे चुके हो और ST भाई बहनों को दे चुके हो, ठीक है। बचा तीसरा कौन, अनरिजर्व्ड। बाकी बची सीट कितनी हो गई, अनरिजर्व्ड। तो इस अनरिजर्व कैटेगरी में जब आप डिडक्शन करोगे और एक नई कैटेगरी बनाओगे, क्या, SEBC, तो जाहिर सी बात है यार, बवाल होना ही है, बवाल होना ही है। आप किसी का हक निकाल लो, किसी और को दे रहे हो, चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि इन लोगों को ज्यादा जरूरत है, नो डाउट, बिल्कुल होगी, आज भी का जरूरत है, बट क्या इसके यहां से मानना जरूरी है, या फिर यही एक तरीका बचता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी कम नहीं है, कंपेरेटिवली तो ज्यादा ही है, राइट। हमारी पॉपुलेशन भी जब अनरिजर्व की पॉपुलेशन हो गई वो ज्यादा ही है कंपैरेटिवली, तभी तो आप उसको एक अनरिजर्व कैटेगरी में रख रहे हो। क्यों, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुसंख्यक है, ठीक है, मेजॉरिटी में है। तो क्या इस अनरिजर्व कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है? तो कहीं एक नहीं सोचने की बात है कि भाई हमको इस रिजर्वेशन से, स्पेशली जॉब रिजर्वेशन से, हमको कुछ एक मैकेनिज्म डिवाइस करना चाहिए, या एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म डिवाइस करना चाहिए, ताकि धीरे 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 करके हम इन लोगों को मेन स्ट्रीम में ला सकें, इन लोगों का डेवलपमेंट कर सके और अल्टीमेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके फ्यूचर में हमारी जनरेशन के लिए, जहां पे SC, ST, OBC या कोई भी टाइप का रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं हो, एक सोशल इक्वालिटी मेंटेन हो सके। तो देखिए, ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। पॉलिटिकल विल लगेगा और आपको और मेरे को साथ में बैठ के क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रोफेस करना पड़ेगा कि नहीं यार ये चीज सही है, इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, और तो और इसको प्रोपोगेट भी करना पड़ेगा। बट खैर, वो पॉलिटिकल विल के ऊपर बातें, बिल्कुल दम लगे तो इलेक्शंस पर खड़े हुई और डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। खैर, आगे देखते हैं। Some felt existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation. तो job reservation की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हम लोगों को क्या लगा कि जो different people of different caste हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं, इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ रही हैं, और सोशल इक्वालिटी लाने के लिए क्या कहने लगी, सोशल इक्वालिटी
जो कि हमारा क्या है, एक प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव भी है, उसके लिए जॉब रिजर्वेशन लाना जरूरी था। दिस वुड गेट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोस कम्युनिटीज हु सो फार हैव नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसी कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज जिनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ, उनको एक मौका है एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, या आपके लिए डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में या मेन धारा में लाने के लिए। तो ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अदर्स फेल्ट, अब अदर्स की बात आ गई, मतलब अब क्या बात करेंगे अपन, नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे या नेगेटिव व्यूज के बारे में बात करेंगे। अनफेयर, इट वाज फेल्ट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है भाई साहब, देखो रिजर्वेशन देना, अब लोग इसको बहुत अलग वे में ले रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन देने का काम सिर्फ ये नहीं है कि उनको एक पर्टिकुलर कोटा दे दिया जाए, रिजर्वेशन का काम है बेसिकली उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चीजें प्रोवाइड करी जाए एज कंपेयर टू अनरिजर्व्ड। सीधी सी कहानी है, रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उनको एक चांस दे रहे हो, ठीक है, उनको उठा के आप एक जगह से उठा के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हो रिजर्वेशन देके जहां पे आप इक्वली compete कर सकते हो। तो ये चीज हम नहीं समझ पाए उस टाइम पे, ठीक है। सो दिस लोगों ने बोला कि इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जैसे कि आप आर्टिकल नंबर 15 और 16 की बात करते हैं तो कोई भी क्या कर सकता है, इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकता, बट स्टिल आगे जाके उसमें संशोधन भी है कई सारे। चले, टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज, क्या है ये, किसका हनन हो रहा है, ये डिनाई टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का किसके खिलाफ हो रहा है, तो जो लोग जो इस बैकवर्ड कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करते, दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। ये भी कैसा आ गया, एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया। बिल्कुल सही है भाई, कुछ लोग ऐसे भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि देखो अब क्या हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या हो गया, जो सीटें थी वो कम हो गई, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ने की वजह से जो लोग थोड़े बहुत एलिजिबल थे वो बाहर हो जाएंगे। दिस वुड परपेट्यूएट कास्ट फीलिंग्स अमंग द पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों का कहना यह था कि इससे क्या होगा, जो आपके कास्ट डिफरेंसेस जिसको आप हटाना चाह रहे थे और इसको रिजर्वेशन के माध्यम से हटाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं ये और बिल्टअप होगा लोगों के बीच में और ये और सीवियर होता जाएगा। अभी तक तो सोशली था और अब इकोनॉमिकली भी ये कास्ट डिफरेंसेस आने लग जाएंगे। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशन अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ न्यूमरस केस इन कोर्ट्स। अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग जगहों पे इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट क्या होती है, पिटीशन दायर होती है, PIL दाखिल होती हैं। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, अब देखो यहां पे एंट्री होगी किसकी, जुडिशरी की। जुडिशियल रिव्यू का यूज करते हुए क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, सारे केसेस को अपने साथ बुला लेती है, एक इकट्ठा कंबाइन कर लेती है और उसको बोलती है इंदिरा साहनी केस वर्सेस, ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया। चलो देखो, दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, ठीक है, एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन। द सुप्रीम कोर्ट बंच्ड ऑल दीज केसेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सारे केसेस को अपने पास बुलाया और इसको क्या बोला, इंदिरा साहनी वर्सेस द यूनियन ऑफ स्टेट, ये केस का नाम आ गया, ठीक है। टोटल 11 जजेस की बेंच बैठती है। कितने जजेस की बेंच बैठती है, 11 जजेस की बेंच बैठती है पूरी की पूरी, एंड आर्ग्यूमेंट्स बोथ साइड के सुनाए जाते हैं। बाय अ मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट वाज वैलिड। क्या बोल दिया इन्होंने कि भाई साहब ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये वैलिड है, ये गलत नहीं है। बट साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कुछ मैकेनिज्म डिवाइस करिए जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड। बिल्कुल सही बात है भाई, जरूर हर किसी को ये हक मिले, रिजर्वेशन मिले, ये गलत है। Accordingly, the Department of Personnel Training issued another office memorandum on 8 September 1993. ठीक है, द डिस्प्यूट thus comes to an end. फाइनली हमने क्या देख लिया इस पूरे के पूरे केस में, इस ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ SEBC में हमने क्या देख लिया, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। चलो रोल ऑफ लेजिस्लेटिव से चालू करते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करेगा, डिस्कशन करेगा और क्या करेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, इसका एक ब्रॉड आइडिया प्रिपेयर होगा और फाइनली इंप्लीमेंटेशन। फाइनली बात करते हैं जुडिशरी के बारे में, तो क्या काम होगा, डिस्प्यूट रिजॉल्विंग।
तो इन्हीं कामों पे आगे जाके हम क्या देखने वाले, एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन को देखेंगे, एक एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को देखेंगे काफी बारीकियत से कि ये बेसिकली ये 3 इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि पूरा के पूरे मेजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कह लीजिए शुरुआत से लेके एंड तक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आ रहे हैं, इनका काम क्या है, इनकी जरूरत क्या है। चलिए देखते हैं इन सब पूरे लोगों का काम। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, चलो देखो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है क्या, क्यों जरूरत है या कैसे जरूरत है। तो गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज, ठीक है। तो जैसे कि क्या होगी, डिसीजन मेकिंग हो गई, जजमेंट देने की हो गई, इंप्लीमेंटेशन की हो गई, ऐसे कई सारी एक्टिविटीज जो है वो एक गवर्निंग में काम आती है या गवर्निंग में इंप्लीमेंट होती है। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई, फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ जो है एक प्रॉपर तरीके से आप जी सको। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ बनी रहे, प्रॉपर तरीके से आप लाइफ जीते रहो और एक क्वालिटी लाइफ जियो। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हड़बड़ी में कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं, प्रॉपर क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए। और ये इसीलिए क्या है, जो आर्टिकल 21 है ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत डायनामिक है। कलेक्ट टैक्स एंड स्पेंड द मनी, कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट, कैसे कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, कौन से सेक्टर को अभी ज़्यादा ज़रूरत है मनी की, कौन से सेक्टर को अभी नहीं है, किस चीज़ को ज़्यादा डेवलप करना है, किस चीज़ को आराम से खींच के डेवलप करना है, ये सब पूरा का पूरा क्या है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही देखते हैं। फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स की बात हो जाती है, तो ये भी यही बनाते हैं, लोग नहीं बना पाते। Some have to take decisions on how to go about these activities, others implement these decisions. To attend all of these tasks, several arrangements are made in modern democracies. Such arrangements are called your institutions. तो इन सब चीज़ों को, इन सब कामों को करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, और पॉलिटिकल सिनेरियो में हम उसको क्या बोल देते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोल देते हैं। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन लेट्स डाउन बेसिक रूल्स एंड पावर्स फॉर द फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ पे 3 ऑर्गन की बात करी गई है, किसकी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, 3 ऑर्गन की बात करी गई है। और इनके सर्वोपरि कौन है, इनसे ऊपर कौन आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही ये 3 ऑर्गन आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो इनको क्या कर रहा है, पावर दे रहा है और इनकी पावर लिमिट भी कर रहा है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। तो डिसीजन कौन लेगा, तो पूरा का पूरा हमारे एग्जीक्यूटिव लेगा। प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली जाए या कैबिनेट की बात कर ली जाए, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है ना। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। ये क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे मिनिस्टर्स डिसीजन को। ये क्या हो गई आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन विच वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड। तो ये क्या करेगी, ये देगी जजमेंट। क्या देगी, ये जजमेंट देगी। Institutions involves rules and regulation. This can bind the hands of the leader. Institutions involve meeting, committees and routines. This often leads to delay in complications. सही बात है भाई साहब। देखो इंस्टीट्यूशन होना अपने आप में सरदर्द भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर चीज़ क्या होगी, डिस्कस होगी, फिर ही जाके इंप्लीमेंट होगी। तभी दिक्कत आ जाती है कि कई बार डिसीजंस जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं। बट क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है तो इसलिए हम लोग गलत डिसीजन में भी रश नहीं कर पाते। ये भी एक हमारी क्या है, खूबी है। वन माइट फील दैट इट इज मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स, बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर आ जाती है तो उसको डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता। सम ऑफ द डिलेज इन कम्युनिकेशंस आर वेरी यूजफुल। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन डिसीजन। अलग अलग लोगों से डिसीजन लेना, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस है, उन अपने अपने एक्सपीरियंस से वो लोग हमको अलग अलग चीज़ें बताते हैं, और फाइनली हमारे पास एक बहुत ही वाइड एंगल आ जाता है ताकि हम उस चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग डायमेंशंस में देख सकें और फिर जाके फाइनली एक डिसीजन ले सके किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। ये बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एक गुड डिसीजन लेना है तो इंस्टीट्यूशंस की मदद से वो क्विकली तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो क्विकली नहीं हो सकता। बट दे मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। जाहिर सी बात है कि अगर काम क्विकली नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है अच्छे डिसीजन भी क्विकली नहीं होंगे, बट बैड डिसीजंस भी क्विकली नहीं होंगे। दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन दिस इंस्टीट्यूशंस। चलिए पहले इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में। लेजिस्लेटिव को उठाएंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे। तो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट। If Parliament was not in favor of the decision, the government could not have gone ahead with it. जाहिर सी बात है, जब तक आपको सपोर्ट नहीं होगा आपके डिसीजंस पे,
तब तक आप इस डिसीजन को ले ही नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए भाई रात में 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, आपके दोस्तों ने आपको कॉल करा कि कल ना यार देखो पार्टी हो रही है, मजा आ जाएगा, डिकचिक डिकचिक करके डांस करेंगे, आ जाओ, बिल्कुल मजा आ जाएगा, रात का 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। अब आप हैं 9वीं में, ठीक है, आपने डिसीजन लिया कि कल ना मैं तो जाऊंगा या मैं जाऊंगी, ये डिसीजन ले लिया, बट आपका सपोर्ट कहाँ है? कोई आपको बैक करने के लिए चाहिए ना। तो भाई आप कहाँ गए? मम्मी के पास गए, मम्मी ने कहा कि कल नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 8 बज रही, 8:30 बज रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, मम्मी ने मना कर दिया तो पापा तो मना कर ही देंगे, क्योंकि पापा किसकी बात मानते हैं? मम्मी की बात मानते हैं। तो अब आप किसका सपोर्ट लोगे? अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट लोगे, आप अपने ब्रदर्स का सपोर्ट लोगे, सिस्टर का सपोर्ट लोगे। तो ये किसी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सिमिलरली जब हमारा एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेगा कि हमको इस पर्टिकुलर बारे में बात करनी है या हमको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमको कोई डिसीजन लेना है, तो उसको सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? यही पार्लियामेंट के मेंबर प्रोवाइड करेंगे या ये पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी। हमेशा एक डिसीजन जब लिया जाता है तो उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है डिस्कशन के लिए। किस चीज के लिए? डिस्कशन के लिए। और फाइनली उस चीज को बहुमत से पारित कर दिया जाता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं या कुछ चेंजेस भी सजेस्ट करे जा सकते हैं, ठीक है। बट वो पार्लियामेंट में जरूर आएगा। पार्लियामेंट में आए बिना वो कोई भी डिसीजन जो है वो लॉ नहीं बन सकता, वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। चलिए, नीड ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं कि हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। तो इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो हमको किस लिए जरूरत है? टू एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। इसलिए हमको किसकी जरूरत है? पार्लियामेंट की जरूरत है। जैसे कि हमने बात करी थी डेमोक्रेसी में अभी प्रीवियसली कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जब आ जाती है या जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो इट इज़ नॉट एट ऑल फीसेबल, ये रिकमेंडेड नहीं है कि हर एक पर्सन आए और हर एक पर्सन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में या आपके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खुद आके पार्ट ले। क्योंकि भाई देखो, उसको रोटी कपड़ा मकान तो सबकी ज़रूरत है, उसको छोड़ के वो क्या कर सकता है? गवर्नेंस के कामों में हाथ नहीं बटा सकता। दूसरी चीज, उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे, और इस मीटिंग को आप अकोमोडेट कैसे करोगे? मान लो आपने बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया, अकोमोडेट कर भी लिया, तो क्या आपको लगता है कि 2 या 3 दिन में इस डिसीजन को लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसलिए हम क्या चाहिए? हमको ये इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमको ये पार्लियामेंट चाहिए। पार्लियामेंट क्या करता है? एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आप सबको, जहां पे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? आपके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी करेगा। तो वही तो है आपकी सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। भाई आपका अगर रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है कि हाँ यार ये चीज सही है, तो दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि हाँ यार ये चीज सही है। इसलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव बहुत सोच समझ के चूज करना भाई। जब भी आपकी एज आ जाएगी ना वोटिंग करने की, तो प्लीज अपने रिप्रेजेंटेटिव का बैकग्राउंड चेक करना, अपने रिप्रेजेंटेटिव से कई बार हो सके तो बात करना। और ये लोग बात करेंगे, जब इनको वोट चाहिए होगा ना, ये लोग बात बिल्कुल करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे इनकी बढ़िया तरीके से आप इनका इंटरव्यू ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही इंसान को वोट करना। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको पता है कि हमारी कंट्री कैसी है? फेडरल कंट्री है। क्या है? फेडरल कंट्री। या हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री क्या है? क्वासी फेडरल है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे यहां पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। 3 लेवल माने जाते हैं। सेंट्रल, जो कि क्या है? स्ट्रांग है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्वासी फेडरल है, ठीक है। फिर आ जाती क्या? स्टेट, और फाइनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये क्या जाती है? हमारे 3 अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट आ जाते हैं। तो जब इन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग के पास क्या होगी? अपनी अपनी क्या होगी? लेजिस्लेटिव होगी। तो जब हम सेंट्रल की लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो हमको किसको बोलते हैं? हम पार्लियामेंट को बोलते हैं, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेटिव की जब बात आ जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। और फाइनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी अपने अपने क्या होते हैं? काउंसिल मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, पंच होती है, सरपंच होते हैं, और अलग अलग ग्राम सभाएं वगैरह हो जाती हैं। तो इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्या एक्सरसाइज कर रही है? पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी है? वो डिसीजन मेकिंग की। भाई डिसीजन मेकिंग में यही है ना, डेमोक्रेसी यही बोलता है कि भाई क्या होना चाहिए? सब लोग एक साथ मिलकर क्या करना चाहिए? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेना चाहिए, तभी क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी अचीव हो सकती है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आया कैसे रहा है? तो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और इसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या हो रहा है? इसी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है लोगों की, वो कौन एक्सरसाइज करेगा? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। सबसे पहले देखते हैं फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉस। तो क्या पार्लियामेंट कैसे एक्ट करती है?
फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज, पहला एक्शन आ जाता है आपके सामने कि लॉ जो हो गई वो फाइनल कौन बनाएगा, तो यही आपकी लेजिस्लेचर बनाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। तो लॉ से रिलेटेड जो भी चीज होगी, कोई चेंज हो गया, कोई इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ भी हटाना हो गया, रिपील करना हो गया, वो कौन कर देगा आपका, तो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। एक्सरसाइजेस कंट्रोल पार्लियामेंट क्या करेगी, कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी। कैसे करेगी, तो भाई साहब क्वेश्चन आवर से करेगी। सवाल पूछेगी गवर्नमेंट से कि भाई साहब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है तो कैसे लिया है, और किसकी सलाह से लिया है, किसकी मेजॉरिटी से लिया है, या किसके बैकिंग ऑफ द पावर से लिया है। तो ऐसे क्या करती है गवर्नमेंट जो है उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, कौन, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। कैसे करेगी, तो उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आवर के थ्रू करेगी। जब पार्लियामेंट बेसिकली जब गवर्नमेंट अपने डिसीजन को लेके पार्लियामेंट में आएगी तो वहां पे क्वेश्चन आवर होता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं उनकी पॉलिसीज को लेके, उनके किए गए खर्चों को लेके। इवन यही पार्लियामेंट क्या करती है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी एक्सरसाइज करती है। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, बिना अप्रोप्रिएशन बिल पास कराए गवर्नमेंट एक भी पैसा, कंटिजेंसी फंड हो गया, आपके पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, आपके कंसोलिडेटेड फंड हो गया, इनमें से निकाल ही नहीं सकती। चलो देखो, इन इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy the support of parliament। भाई साहब आर्टिकल 370A और 370 हटा, तो क्यों हटा, क्योंकि पार्लियामेंट का सपोर्ट था। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल मनी दैट गवर्नमेंट हैव, पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। कैसे सैंक्शन करेगी, अप्रोप्रिएशन बिल लाके। अब ये सब चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हो ना, तो देखो इस पे पार्लियामेंट पे हो गया, एग्जीक्यूटिव पे हो गया, जुडिशरी पे हो गया, काफी डिटेल्ड वीडियोस मैंने बना रखे हैं हमारे नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड के पूरी प्लेलिस्ट में। तो आप जाइए पॉलिटिकल साइंस वाला उसका टैब उठाइए और आप पूरा देख सकते हो, पूरा तरीके से आर्टिकल वाइज मैंने बताया है किसी क्या शक्तियां हैं किसकी नहीं है। बट देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में है, जिस पर्टिकुलर से मैं बात करता हूं पार्लियामेंट के बारे में, तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ लेना, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लेना थोड़ा बहुत, तो चीजें छांटना सीखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कल एनएसएसओ में एक बहुत अच्छा और पूरा स्क्रूटनाइज तरीके से आर्टिकल वाइज बना हुआ तो वो देख लो, ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ है उसमें, तो आपको छांटना आना चाहिए। खैर यहाँ पे मेन चीजें मैं बता रहा हूं जो कि आपको क्वेश्चन वाइज जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपके हॉट क्वेश्चंस होते हैं, उनके बेसिस पे जो कंटेंट है वो आपके लिए यहाँ पे है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए और डेप्थ में चाहिए तो एनएसएसओ की प्लेलिस्ट में सब बिल्कुल जा सकते हो पॉलिटिकल साइंस वाले एस्पेक्ट में। चलो, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। जी हाँ, पार्लियामेंट से ऊपर कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जहां पर डिस्कशन हो सके हमारी पॉलिसीज को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे डिसीजन को लेके, एंड द डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन आवर कंट्री। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। Two houses of parliament. Since parliament plays a central role, most large countries divide the role and powers of parliament into two parts. ठीक है, they are called chambers or houses. One house is usually directly elected by people. तो एक हाउस का डायरेक्टली इलेक्ट होगा और एक क्या होगा, एक्सरसाइज, वही जो होगा वो क्या होगा, रियल पावर एक्सरसाइज करेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है वो, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, किसके, लोगों के। सेकेंड हाउस की यहां पे बात करते हैं तो यहां पे जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और ये क्या परफॉर्म टास्क करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। जैसे कि हमारे यहां पे जब बात करते हैं, हमारे पे दो हाउसेस है पार्लियामेंट के। पहला हाउस है हमारा राज्यसभा, जो कि क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ये क्या करेगा, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट्स को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। कोई ऐसा कानून नहीं आए, कोई ऐसा लॉ नहीं आए जो कि स्टेट के विलिंग के अलग अगेंस्ट हो। हालांकि देखो सेंटर ज्यादा पावरफुल है, नो डाउट उसको ओवररूल कर सकता है, बट स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे कौन करेगा, हमारा राज्यसभा करेगा। वहीं हमारा दूसरा हाउस आ जाता है लोकसभा, जहां पे लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होके जाते हैं, और यही जो है रियल पावर एक्सरसाइज करता है। तो जब भाई रियल पावर और नॉमिनल पावर की बात आ जाती है तो इनमें डिफरेंस क्या है, या कौन ज्यादा शक्तिशाली है। राज्यसभा की बात करें तो हम इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, या हाउस ऑफ क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा की बात करें तो इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, या फिर लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपर हाउस लोअर हाउस तो बोल रहे, बट काम पूरा उल्टा हो रहा है। तो ऐसा कैसा हो रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो होता है वो भी एक पार्ट होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट का तीसरा कंपोनेंट कौन होते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी लॉ बनता है,
ठीक है, उस पे इनके साइन के बिना जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से, इनके साइन के बिना लॉ नहीं बन सकता। इनका असेंट उस पे जरूरी है, इनका थप्पा जरूरी है, इनका साइन जरूरी है, तभी क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर बिल जो होगा वो लॉ बनेगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स बट मोस्ट ऑफ मैटर्स लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है, लोकसभा कर रहा है। कैसे कर रहा है समझो, एक ऑर्डिनरी लॉ है, प्रोसीजर क्या कहता है, कोई भी हाउस में आए हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक ऑर्डिनरी लॉ आता है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट शर्त यह है कि वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए, तब जाके एक पर्टिकुलर बिल जो है या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन जो है उस पर लॉ बन सकता है। ये प्रोसीजर कहता है। ठीक है भाई साहब, मान लो एक फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक लोकसभा में एक टॉपिक आता है, किसी भी एक XYZ टॉपिक पे आया, ठीक है, चलो एक्स को पकड़ लो, या तुम्हारी एक्स बहुत परेशान करती है, मैथ्स में भी बहुत परेशान करते हैं ये एक्स को पकड़ लो, कल ना लोकसभा बोलता है कल ना ये एक्स को हम अंग्रेजी शब्द में से निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, हटा ही रहे हैं एक्स को, एक ऐसा वर्ड ही हटा रहे हैं हम किसमें, अंग्रेजी शब्दकोश में से, कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए, इस पर लॉ निकालना जरूरी है, इस पर डिस्कशन करना जरूरी है। अब बेचारे दिल जले बैठे हुए हैं, दिल जलों ने कहा कि हाँ साला बिल बहुत सही चीज है यार, ये तो यार इसको हटाओ, बिल्कुल हटाओ, चाहिए ही नहीं जीवन में, हमें तो प्रेजेंट चाहिए, हमें तो पुराना चाहिए ही नहीं कुछ भी। तो लोकसभा से पास हो गया। अब बेचारे राज्यसभा पे आया, राज्यसभा के कुछ और डिफरेंट व्यूज थे, जाहिर सी बात है हर एक इंसान की व्यूज क्या होती है, मेंटालिटी सेम नहीं होती। राज्यसभा ने बोला कल ना भाई साहब ये गलत है, आप ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर मानक लैंग्वेज में से एक मानक शब्द को नहीं हटा सकते, एक स्टैंडर्ड शब्द को नहीं हटा सकते, ये सरासर गलत है, आप भले हिंदी भाषी देश होंगे पर आप नहीं कर सकते। व्यूज का क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट अब जो लोकसभा था वो बोलता बहुत डिटरमाइंड कर्मठ इंसान है, भाई हम तो लाकर रहेंगे। तो क्या प्रोविजन आ जाता है ज्वाइंट सिटिंग का, क्या प्रोविजन आ जाता है आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब यहां पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है और उस लॉ को पास होना जरूरी हो जाता है, तो उस केस में आर्टिकल नंबर 108 का यूज करके क्या बुलाई जा सकती है, एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। कौन बुलाएगा, तो प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। किसके रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट साहब आप क्या करें, एक ज्वाइंट सिटिंग बिठाएं, हमको इसको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है राज्यसभा अलग बैठता, लोकसभा अलग बैठता, आपस में डिस्कशन करने के लिए क्या चाहिए, एक ज्वाइंट सिटिंग चाहिए। अब देखो मेंबर देखो, राज्यसभा में कितने 245, लोकसभा में कितने 543। तो मान लो वोटिंग हो भी गई तो कौन जीतने वाला है, लोकसभा जीतने वाला है। तो ये एक ऐसी पावर आ जाती है लोकसभा के पास, किसकी, इस ज्वाइंट सिटिंग की। चलो पढ़ो, एन ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन टेकिंग इन अ ज्वाइंट सेशन, ये ज्वाइंट सिटिंग। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यूज ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। खत्म कहानी भाई, वोटिंग होगी, वो लोकसभा जीत जाएगा क्योंकि ज्यादा मेंबर है उसके पास और वो बिल पास हो जाएगा। तो एक्स को अंग्रेजी शब्दकोश से हटा दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। ठीक है भाई, मनी मैटर में देखो कि लोकसभा के पास कैसे मोर पावर आती है। अगर गवर्नमेंट जो है उसको पैसा निकालना है, उसको क्या चाहिए, मनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आना पड़ेगा। वो बताएगा इस अप्रोप्रिएशन बिल में कि हम उसको इतना पैसा चाहिए, इस पर्टिकुलर खर्चे के लिए चाहिए और मुझे इस तारीख तक चाहिए, ऐसा कुछ करके। और भी स्पेसिफिकेशंस होती है अप्रोप्रिएशन बिल की, बट थोड़ा बहुत आप समझ ही गए कि भाई फॉर एग्जांपल आपने क्या हुआ, पापा के पास गए, पापा कर लेंगे 500 रुपए चाहिए। पापा पूछेंगे बेटा क्यों चाहिए, तो जैसे ही गवर्नमेंट जाएगी पार्लियामेंट के पास कि कल साहब मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट क्या पूछेगी, बेटा क्यों चाहिए, तो आप कहोगे कल ना बुक्स खरीदनी है, ठीक है, और पापा आपको किताबें ला के दे देंगे, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो सिमिलरली क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट भी क्या करती है, बुक्स करा के खरीद के नहीं देती है, बट सवाल पूछती है इस अप्रोप्रिएशन बिल के गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, कितना चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए, और उस पैसे को, क्योंकि 100-500 रुपए तो मांगेगी नहीं, ये 100-500 हजार करोड़ मांगेगी, ये 100-500 करोड़ मांगेगी, तो उस पर्टिकुलर चीज को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं गवर्नमेंट, वो सब चीजें स्क्रूटनी ये क्या होगी, पार्लियामेंट मांगेगी। तो जब एक्सेसिव पावर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये अप्रोप्रिएशन बिल सबसे पहले क्या होगा, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा में ये अप्रोप्रिएशन बिल या मनी बिल इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होगा, और उसका डिक्लेरेशन भी कौन करेगा, स्पीकर करेगा कि भाई साहब ये क्या है, एक टाइप का मनी बिल है, ये एक टाइप का अप्रोप्रिएशन बिल है, जो कि क्या होगा, सिर्फ लोकसभा में पास होगा।
तीसरी चीज जो देख लेते हैं अपन, यहां पे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कि इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, सिर्फ इसको 14 दिन के लिए होल्ड करके रख सकता है, या फिर क्या कर सकता है, सजेशन दे सकता है। और वो सजेशन भी कैसे होंगे, वो मैंडेटरी नहीं होंगे लगाना। जी हां, चलो, लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। सीधी सी कहानी लिख दिया यहां पे, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मनी मैटर्स में या बजट मैटर्स में राज्यसभा उसको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट चेंजेस। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीस चेंजेस। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हां, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब तक एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के पास लोकसभा में क्या है, मेजॉरिटी है, तब तक ही वो अपने पद पर बना रह सकता है। जहां ऐसी नौबत आ जाती है कि भाई साहब मेजॉरिटी ये बोल देती है कि अब हमें आप में विश्वास नहीं है, तो मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा, और पूरी की पूरी सरकार यूं थड़ से गिर जाएगी। चलिए देखिए, ये तो पावर है ये पार्लियामेंट का। अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। इफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा से दे हैव नो कॉन्फिडेंस, तो ये क्या लेकर आएंगे, मेजॉरिटी क्या लेकर आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी उसके अगेंस्ट में। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आ सकता है, तो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, और लोकसभा के पास ही पावर है किस चीज का, इसको पास करने का और इसको इंप्लीमेंट करने का। राज्यसभा का इसमें क्या कोई भी रोल नहीं है। तो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे। हाँ देखो, यह हो गया आपने, हाँ अपन ने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब क्या है, राज्यसभा थोड़ी लेस पावरफुल है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये तो हमने कर ली पूरी बात, किसमें, हमने पूरी बात हो गई है हमारी पार्लियामेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले किसके, एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव कौन है बेसिकली, जो क्या बोलेगा, हालांकि पूरी डिसीजन नहीं लेगा, बट क्या करेगा, पॉलिसी फॉर्मेशन करेगा। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन। क्या ले रही हैं, ये डे टू डे डिसीजंस ले रहे हैं, बट दे डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। मतलब इनके पास क्या है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। ये डे टू डे एक्टिविटीज के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ऑल दिस फंक्शंस आर कलेक्टिव नोन एज एग्जीक्यूटिव। इनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इंप्लीमेंटेशन करेंगी, ये क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगी किसको, वो पॉलिसीज को, वो लॉस को, जो कि क्या लेकर आ रहे हैं, लेजिस्लेचर ला रहा है या पॉलिटिकल लोग लेकर आ रहे हैं, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हो रही हैं, वो चीजें हो जाएंगी। चलिए देखते हैं पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो इन डेमोक्रेसी टू कैटेगरीज मेकअप एग्जीक्यूटिव। वन दैट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। ये कौन लोग हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि कहां बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं। कहां बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैठे हैं, और इनको क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजंस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। पीपल हु आर अपॉइंटेड, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने क्या लिखा है, इलेक्टेड, यहां पे हम देंगे अपॉइंटेड या सिलेक्टेड। तो ये लोग क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम जो होता है वो क्रैक करके आते हैं, और ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म ईयर के लिए नहीं आते, स्पेसिफिक के लिए नहीं आते, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आते हैं। और इनको कहा जाता है क्या, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, या आप कह सकते हैं इनको बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स। क्या बोला जाता है, सिविल सर्वेंट्स। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहां पे दो बात सत्य है, हमने एक कैटेगरी ये देख ली और एक कैटेगरी ये देख ली। पढ़ा लिखा कौन है, हमको पता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे, इनको स्पेसिफिक मैटर्स के बारे में नॉलेज जरूरी है, तो क्यों ना हम इनको पावर दे रियल। भाई जाहिर सी बात है, इनके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा एक्सपीरियंस है, सरकार आने पे बदलते नहीं है, तो क्यों ना इनको पावर दे दी जाए कि हाँ यार क्यों ना आप ही हमारे बिग डिसीजंस लो। बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये अपॉइंटेड है, ये सिलेक्टेड है, ठीक है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये क्या है, ये सिलेक्टेड है।
ठीक है, इसलिए जो ये लोग जो हैं ये जनता की जो मर्जी है उसके खिलाफ काम कर देंगे। जनता ने इनको चूज नहीं करा, डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए एक तो पावर किसके पास होती है, इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होती है। दूसरी चीज, इन लोगों को पता है ये रूट लेवल पे काम करते हैं, जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो गए ना, ये रूट लेवल पे काम करते हैं। इनको पता होता है कि भाई साहब जनता को क्या चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, किस मोड़ पे किस चीज की जरूरत है। तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोच सकते हैं। हाँ, भले इनके पास एजुकेशन लेवल कम हो, इनके पास वो टेक्निकलिटी बिल्कुल नहीं हो, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं हो, बट इनको पता है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनको पता है कि जनता को क्या चाहिए। तो ये एक ब्रॉडर व्यू आपको दे सकते हैं, और उस ब्रॉडर व्यू में बारीकियत का काम कौन करेगा, फिर ये करेंगे। इसीलिए जो रियल पावर्स है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करेगा, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करेगा, ना कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। चलो, सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, समटाइम्स द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर द मिनिस्ट्री। अब भाई जब बात कर लो डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात कर लो, अब जाहिर सी बात है कि भाई आप एयर चीफ मार्शल से ज्यादा जानते नहीं हो, है ना भाई। आप वॉर प्लेन्स की बात कर लो, आप जनरेशन ऑफ प्लेन्स की बात कर लो, आप फाइटर जेट की बात कर लो, आप हवरक्राफ्ट की बात कर लो, आप एयर चीफ मार्शल साहब से ज्यादा जानते नहीं होगे, भले ही आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना ही। क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फील्ड के हेड हैं, वो उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज हैं, वो एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर जगह के। आप उनसे पंगा नहीं ले सकते, एजुकेशन या नॉलेज के मामले में आप उनसे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि जब मिनिस्टर में बैठता है उसको कई बार ऐसा होता है कि उसको उस पर्टिकुलर टेक्निकलिटी के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। सो व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर्स? रीजन इन अ डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी में क्या होती है, लोगों की बात सुप्रीम होती है, और लोगों ने किसको भेजा है, उस मिनिस्टर को भेजा है, ना कि आर्मी चीफ या आपके लीजिए एयरफोर्स चीफ साहब को भेजा है। ठीक है, द मिनिस्टर इन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस empowered to exercise the will of the people on their behalf. He is answerable to the people for all the consequences of the decision. तो फाइनली जवाबदेह कौन है, अकाउंटेबल कौन है, तो ये मिनिस्टर अकाउंटेबल है, ना कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। That is why the minister takes all the final decisions. Minister decide the overall framework and objectives of the policy. ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ओवरऑल फ्रेमवर्क दे रहे हैं। भाई मोटा मोटा हमारे पास ये ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, और अल्टीमेटली ये क्या होने चाहिए, ये इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। जैसे मान ली गरीबों के लिए कोई योजना आ रही है तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो कैसे काम करेगी, ये डिसाइड करना है। ठीक है, मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट। The minister takes the advice of the experts on technical matters. तो टेक्निकल मैटर्स हैंडल करने के लिए कौन है, ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं। वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और places before her more than one option descending on what the overall objective is the minister decide। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं इनको अलग अलग व्यूज देते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, और लोगों की डिमांड के हिसाब से, लोगों की भलाई के लिए या लोगों के बेटरमेंट के लिए जो भी सही है वो डिसीजन लिया जाता है। द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समटाइम्स विद अ लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन। ये प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, ये हमारे लीडर ऑफ द लोकसभा होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक है, जो पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसके लीडर होते हैं ये। तो जरूरी नहीं है कि ये लोकसभा से ही हो सकता हो, ये राज्यसभा से भी आ जाए। जब इंदिरा गांधी जी की बात हुई थी, मनमोहन सिंह जी की बात हुई थी, ये लोग सबसे पहले राज्यसभा से ही आए थे। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, बट स्टिल ये क्या थे, उस टाइम पे भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे जिन्होंने क्या करी, मेजोरिटी स्टैब्लिश करी है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्टी। ठीक है, और द कोलिशन पार्टी दैट कमांड्स मेजोरिटी इन लोकसभा। तो मेजोरिटी कहां होनी चाहिए, लोकसभा में होनी चाहिए। आप भले राज्यसभा मेंबर हो, बट मेजोरिटी आपकी पार्टी की कहां होनी चाहिए, लोकसभा में। क्यों? क्योंकि लोकसभा में क्या आ रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। In case no single party or alliance get a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. इस टाइम पे अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लाती, तो अब प्रेसिडेंट साहिबा जो है उनके डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है कि वो किसको अपॉइंट करें। लाइकली उसको करती है जो कि इस मेजोरिटी सपोर्ट हासिल करने में काबिल होता है।
प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। अगर उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो उस प्राइम मिनिस्टर को भी हटना पड़ेगा और उसके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हटना पड़ेगा और अल्टीमेटली पूरी सरकार इन चुटकियों में गिर जाएगी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बाकी मिनिस्टर जो है आपके फाइनेंस हो गया, होम हो गया, डिफेंस हो गया, एविएशन हो गया, इन सबको कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, बट एडवाइस किसकी रहेगी? प्राइम मिनिस्टर साहब की रहेगी। Prime Minister is free to choose minister as long as they are member of parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister. ये आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैकडोर एंट्री कैसे होती है। But such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months appointment as minister. मतलब उसको 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की मेंबरशिप ऑब्टेन करनी पड़ेगी, भले वो राज्यसभा से करे या लोकसभा में कोई इंसान अपनी सीट छोड़े उसके लिए और वो वहां पे बाई इलेक्शन करा के चूज होता हो। It usually has 60 to 80 ministers of different kinds. तो अब देखते हैं मिनिस्टर्स को, देखते हैं कि मिनिस्टर अलग अलग टाइप की जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं ये कितने कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक्स होल्ड करके रखते हैं, या आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके पास क्या होती है? मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में वो मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं जो कि देश चलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे फाइनेंस हो गया, आपका डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। ये सारी मिनिस्ट्रीज को जो होती है ज्यादातर 10 से 12 मिनिस्ट्री होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती हैं 10 से 12 मिनिस्ट्रीज होती है। इन सब 10 से 12 मिनिस्टर्स को जब कलेक्टिवली बात करी जाती है तो हम इनको बोलते हैं क्या? आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, चलो। दे आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक द डिसीजन इन नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या कर रही है? पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे डिसीजन ले रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखो अब एक, जैसे अगर मान लो कोई एक मैटर है जो कि डिफेंस मिनिस्टर रिलेटेड है, जैसे रफाल डील हो गई, ये किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी आपके कैसे? डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो जाहिर सी बात है भाई, जो गंगा एंड क्लीनिंग ऑपरेशन मिनिस्ट्री है उसको बुलाने की क्या जरूरत? भाई अर्बन प्लानिंग मिनिस्ट्री को बुलाने की क्या जरूरत? टेक्सटाइल की बुलाने की क्या जरूरत? सिमिलरली जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर्मिंग लोग होते हैं, तो ये लोग क्या कर लेते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे भी डिसीजन ले लेते हैं। अब जब वो मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो इसमें भी जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया जा सकता है, बट वो क्या होंगे? इनवाइट भेजा जाएगा, तभी वो आके इस कैबिनेट मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। चलो, कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कंप्राइज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। बात करते हैं नेक्स्ट की मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट चार्ज आ रहा है, मतलब इनके अलावा इस मिनिस्ट्री में और कोई सा दूसरा पर्सन नहीं है जो कि इंचार्ज होता है। आर यूजुअली इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेसिफिकली इनवाइटेड। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट दैट आर अटैच्ड टू द रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कैसा ऐसा असिस्टेंट मिनिस्टर यूज करा जाता है, किन के लिए? इन कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के लिए। तो ये हो जाती है आपकी पूरी क्या? आपके अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meeting. तो पूरी decisions की जो प्रोसेस होती है या पूरी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किस में हो जाती है? इसी कैबिनेट मीटिंग में हो जाती है। दैट, और ये जो होता है ना, यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट भी है कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो एज अ मिनिस्टर ऑफ अदर, आपकी जो मिनिस्ट्री है और आपका डिसीजन कोई और ले रहा है तो आपको उसको मानना होगा, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। अगर आपको उसको क्रिटिसाइज करना है या उसके अगेंस्ट में जाना है तो आपको पहले रिजाइन करना होगा, उसके बाद आप ओपनली इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट अगर आप मिनिस्ट्री में हो, अगर आप गवर्नमेंट्स का पार्ट हो, अगर आप एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, तो आप इसको ओपनली क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ज्यादातर क्या बोल देते हैं इसको? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमको डेमोक्रेसी के दो नाम देखने को यहाँ पे मिल गए। एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दूसरा आ गया क्या? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन बट एवरीवन हैज टू ओन अप, ठीक है, टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज, ठीक है, नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक द डिसीजन। तो सेक्रेटरी क्या हो जाएगा? एक ऐसा परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाएगा जो कि बहुत ही हाई लेवल का होता है, बहुत ही टॉप लेवल का होता है, और ये इनको अदर डिटेल्स, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए मेजर डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज। हर एक के पास अपना कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है। दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स। चलिए पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअली क्या क्या पावर्स हैं और वो रियल पावर्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। सबसे पहली बात आ जाती है क्या? ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। मतलब मान लीजिए एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसमें भी सबसे टॉप लेवल का पर्सन कौन होगा? तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कहा कौन नहीं टाल सकता? कैबिनेट नहीं टाल सकती, और कैबिनेट का कहा कौन नहीं टाल सकता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं टाल सकती। तो अल्टीमेटली मेन पावर किसके हाथ में आ जाती है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में आ जाती है। किसके हाथ में?
प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में रहती है। कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन एट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल मिनिस्ट्रीज वर्क अंडर हिज लीडरशिप। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर, ही आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। अगर ये रिकमेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा दिया जाए तो उनका डिसमिसल कर दिया जाता है। उनके अलावा पोर्टफोलियो जो हो जाता है कि अलग अलग मिनिस्ट्री कौन कौन संभालेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी काम कौन करते हैं, हमारे ये प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। और अगर चेंज भी करना होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। When the prime minister quits, the entire ministry quits. ये हो जाती है collective responsibility. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. तो ultimately most powerful इंसान कौन हो जाता है, हमारे ये prime minister साहब। The power of prime minister have increased so much in recent decades that the parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. यहाँ पे हमको डेमोक्रेसी का तीसरा नाम देखने को मिल जाता है, क्या? प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज। चलिए, the extent of power widened by prime minister also depends on the personality of the person holding to that position. जी हाँ, पर्सनालिटी अगर स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है जो उनके पावर डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें एक अलग सा रॉब रहेगा, एक अलग सा एटीट्यूड रहेगा और वो उनकी पावर को स्ट्रेंथन करता है। जब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी ऑरा इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि वो अपने अदर मिनिस्टर पे आराम से ओवरशैडो कर लिया करती थी। कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, जो डिसीजन लेंगे इंदिरा गांधी जी लेंगी और उनके इनर सर्कल जो रहता है, लोग किचन कैबिनेट बोला करते थे उसको, वो लेता था। ठीक है। हाउएवर द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैज इंपोज्ड सर्टेन कंस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन गवर्नमेंट का दौर देखने को हमको मिलता है कब? इंदिरा गांधी जी के बाद में। उसमें क्या होता है, अलग अलग कोई भी एक पार्टी जो है बहुमत, कांग्रेस जो है या आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लिए, हम कांग्रेस का ही नाम क्यों लें, वो बहुमत पाने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, खास करके राजीव गांधी जी के बाद में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टीज मिलकर बहुमत स्टैब्लिश करती हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब की बात आती है तो वो ऐसे ही डिसीजन नहीं ले सकते, उनको बहुत सारी चीजें जो है ध्यान में रखना पड़ता है। भाई हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 पार्टी मिलकर ABCD, ये 5 पार्टी मिलकर क्या कर रही है, गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। ठीक है। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ए की नीड्स को भी देखेंगे, बी की भी देखेंगे, सी और डी की भी नीड्स को देखेंगे। क्यों देखेंगे? अगर मान लो इनमें से एक बी जो है ये विड्रॉ कर देता है तो इनकी क्या हो जाएगी, मेजोरिटी हिल जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी। तो सत्ता में बने रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या करना पड़ेगा, इन सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, इन सबकी आइडियोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इस चक्कर में जो डिसीजन टेकिंग, जो पॉलिटिकल विल की जब हम बात कर देते हैं, वो वीकन हो जाता है। The Prime Minister of a coalition government cannot take decision as he likes. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among the alliance parties. He also has to heed the views of the position of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. चलिए बात करते हैं अब हमारे प्रेसिडेंट साहब की। हमारे प्रेसिडेंट साहब की क्या रोल है, क्या नहीं है, पावर्स देखते हैं यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ऑफिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही क्या करा जाएगा, सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास ही सारी ज्यादातर पावर्स रहेंगी। बट प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे, या बिहाफ नहीं कहूंगा, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करेगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेगा, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ये साफ साफ लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दैट मींस जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शन एज टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। क्यों इनके फंक्शंस कैसे हैं, सेरेमोनियल फंक्शंस ही ज्यादातर है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट क्योंकि एक नॉमिनल है, सेरेमोनियल फंक्शंस लेते हैं, इसलिए इनका डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो सही नहीं है, या आप कह लीजिए कि जरूरत नहीं है या कोई नीड नहीं है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज जो हो गए आपके एक्सक्यूज मी, जितने भी एमपीज हो गए आपके, और साथ साथ जितने भी एमएलए होते हैं, ये आपस में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। किसके लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए। तो ऐसे प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ पे। At the same time, president can never claim the kind of direct power, popular mandate by the prime minister can. सीधी सी कहानी है भाई साहब, अगर दो लोग पॉपुलैरिटी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अगेन एक पॉपुलर लीडर बन रहा है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो उसके पास तो ऑब्वियसली बात नॉमिनल पावर होगी, तो वो क्यों बनना चाहेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही बनाएगा। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। All government activities take place in the name of president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. जब तक होगा अल्टीमेटली साइन किसका होना है,
तो प्रेसिडेंट साहिबा का ही साइन होना है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हो गए, इलेक्शन कमीशन के हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन, अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ही करेंगी। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ये सब बट क्या है? ये सिर्फ सेरिमोनियल है, ये सिर्फ नॉमिनल है, सिर्फ दिखाने की पावर है, रियल पावर नहीं है। बट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां आ जाता है कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए, जब तक वो प्रेसिडेंट साहिबा कुछ नहीं कर सकती हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट एडवाइस। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया जाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है और फाइनली प्रेसिडेंट साहिबा के पास भेज देंगी। प्रेसिडेंट साहिबा अब आप क्या करें, इस पर साइन कर लें और असेंट देना। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को थोड़ा समय दो, मैं इसको बारीकी से पढ़ती हूं, उसमें आप जो भी सजेशन होगा अगर वो हुआ तो मैं दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट साहिबा क्या कर सकती हैं, एक बार के लिए वापस पार्लियामेंट में या आप कह लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसकी एडवाइस को वापस भेज सकती हैं कि प्लीज रिकंसिडर दिस। ये जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही नहीं है जनता के लिए, या जो भी एक्सवाइजेड रीजन हो, इस एक्सवाइजेड रीजन के लिए इसको एक बार आप रिकंसिडर करें। अगर दोबारा से वही चीज वापस आ जाती है प्रेसिडेंट साहिबा के पास, ये बोले कल नहीं आपके रिकमेंडेशन हमको एक्सेप्ट नहीं है। रिकमेंडेशन की क्या होती है? एडवाइजरी नेचर की होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक है, अगर दोबारा डिसीजन आ जाता है सेम का सेम तो इनको असेंट देना होगा। But if the same advice is given again, she is bound to act according to it. Similarly, a bill passed the parliament becomes a law only after president gives assent to. If the president wants, he can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if parliament passes the bill again, she has to sign it again. Decisions पे भी वही बात आ जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और बिल में भी वही बात आ जाती है। There is one very important thing that she do her on her, that is the appointment of prime minister. अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे किसी भी पार्टी की या किसी भी कोलिशन पार्टी की मेजोरिटी स्टैब्लिश नहीं होती, तो तब जाके क्या होता है, प्रेसिडेंट साहिबा के पास खुद का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि किसी एक पर्सन को सामने बुलाया जाए और उसको बोला जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर की शपथ लीजिए और अपनी 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर दीजिए, मेजोरिटी स्टैब्लिश कर दीजिए। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. The president appoints a leader who is, in her opinion, can muster majority support in Lok Sabha. चलिए अब बात आते हैं फाइनल अपने उस पे जुडिशरी के बारे में। एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है और इसका इंडिपेंडेंट होना अपने आप में उतना ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एन इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। इसको डेमोक्रेसी का क्या बोला जाता है? एक पिलर बोला जाता है। तो जुडिशरी क्या है? इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस जुडिशरी के बिना अगर जुडिशरी वीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो डेमोक्रेसी को बनाए रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट सिस्टम है, जजेस हैं, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ पे जुडिशरी बोला जाता है। तो इसलिए हम एक तरीके से इससे बोल सकते हैं, एक वर्ड हम निकाल सकते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। मतलब एक है, अलग अलग डिविजन्स नहीं है। जैसे कि फेडरलिज्म हम डिवीजन ऑफ पावर देख लेते हैं ना, तो यहां पे अलग अलग डिविजन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली सबको क्या बोला जा रहा है, एक कॉमन टर्म दिया जा रहा है। तो इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इट मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। मतलब सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो जाहिर सी बात है वो हाई कोर्ट पे मान्य है और सबऑर्डिनेट कोर्ट पे भी मान्य है। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे मान्य है, और इस डिसीजन को पलटने की क्षमता कौन रखेगा? सुप्रीम कोर्ट रखेगा। ठीक है, आप ऐसे सबसे पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस फाइल करेंगे, इसके डिसीजन के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में कहां जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ ही केसेस ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो ज्यादातर क्या होता है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Its decision are binding on all other courts of the country and take up any dispute. तो dispute कौन कौन से लेते हैं वो देखते हैं। Between citizens of the country, between citizens and government, between two or more states, and between governments and the union at state level. ठीक है, तो ये decisions आ जाते हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के। It is the highest court of the appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decision of high courts. ठीक है, तो इसके पास क्या है? सुप्रीमेसी आ जाती है। यहाँ पे मैं बात करूँ, इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ओरिजिनली कौन से केसेस सुनेगा? तो देखो,
बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल के बीच में अगर कोई आता है, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये 3 केसेस ज्यादातर क्या होते हैं आपके जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री की जब बात आती है, तो जब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे बात आती है, मतलब अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचता है, तब जाके बात होती है। तो ये क्या एक टाइप से अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ना कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल की बात करते हैं तो ये 3 ही आते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मींस दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कई सारी चीजें करी जाती है। फिलहाल द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पार्टी इन पावर, इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। टोटल तरीके से इन्फ्लुएंस फ्री है, जुडिशरी हमारी जो है वो इन्फ्लुएंस फ्री है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहेंगे, जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, जो या फिर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस रहेंगे, उनकी कंसल्टेशन बिल्कुल मानी जाएगी नया चीफ जस्टिस चूज करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस जो है उसकी एडवाइस ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में। इन प्रैक्टिस सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। दिस इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि यही लोग ज्यादातर चूज करते हैं, एक नॉमिनल तरीके से क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन इन्हीं का ही रहता है। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed as Chief Justice. So once a person is appointed as judge, it is nearly impossible to remove him or her from her position. अगर किसी जज को हटाना है तो इट इज द सेम प्रोसीजर एज अ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसीजर यूज करा जाता है, या जो प्रोसीजर होता है प्रॉपर तरीके से, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है, वही सेम प्रोसीजर यूज होता है किसके लिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, ये इट्स नियरली इम्पॉसिबल। एक बार अगर कोई जज बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट जब तक उसकी एज कंप्लीट नहीं हो जाती, जज तक की जो अपनी अटेनिंग एज है 62 तक की, तब तक वो जज बना रहता है। It is as difficult as removing the president. A judge can be removed only by impeachment motion passed separately by 2/3 members of the 2 houses of parliament, जो कि बहुत अपने आप में ये मेजोरिटी अचीव करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। It has never happened in the history of Indian democracy. The Supreme Court and the High Courts have power to interpret the Constitution. ये एक और पावर आ जाती है, interpreting the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसका जो मतलब होगा वो कौन हमको समझाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही समझा सकते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसको बोला जाता है क्या, आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, तो इससे जुडिशियल रिव्यू की पावर से क्या होता है कि पार्लियामेंट के कोई डिसीजन होता है या एग्जीक्यूटिव के कोई डिसीजन होते हैं जो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाते हैं, या जनता की फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हैं, या मॉरली गलत है, नेचुरल जस्टिस नहीं है, उन डिसीजंस को पलटने की पावर कौन रखता है, जुडिशरी रखता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, किसके लिए, एक डेमोक्रेसी को सेव करके रखने के लिए। इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दस दे डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। किसी एक पर्टिकुलर एक्शन की किस हद तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वैलिड है, वो डिसाइड कौन करेगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी। दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स, इसको बोला जाता है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो कि एक नया डिवाइस इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, इनोवेशन लेकर आए जुडिशरी। तो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है कि पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट किसी भी हिस्से के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी हिस्से को क्या कर सकती, चेंज कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू, आर्टिकल 368 का यूज करके। बट बेसिक प्रिंसिपल जो है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं बदल सकती। ये किस में बोला गया, केशवानंद भारती केस में बोला गया था। ठीक है, of the constitution cannot be changed by the parliament. The powers and the independence of Indian judiciary allow it to act as a guardian of fundamental rights. आर्टिकल नंबर 32 अगर आपने पढ़ा होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट रहेगी वो गारंटी करेगी, हमारी जुडिशरी गारंटी करेगी कि आपको आपके राइट्स मिले, और इनकेस अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधा कहां जा सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation. क्या होता है कि इनकेस अगर कोई ऐसा एक्शन आ जाता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है या पब्लिक के खिलाफ जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, एक याचिका दायर कर सकते हो, जिसको क्या बोला जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिक जनहित जारी याचिका बोला जाएगा। द कोर्ट इंटरवीन टू प्रिवेंट दिस मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। दे चेक मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। दैट इज व्हाई जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। सबको पता है कि भाई साहब कोई अगर बात नहीं सुनेगा, प्रशासन बात नहीं सुनेगा, हमारी लोग नेता हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो जुडिशरी तो सुनेगा ही सुनेगा। ये पावर कौन देता है उसको,
कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अब हमने क्या करा, आपके पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां आपका खत्म हो जाता है। हमने हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल ली, जो उसका कंसेप्ट है वो समझ लिया है। अगर आपको और इसको डिटेल में स्क्रूटनाइज करना है, आर्टिकल वाइज इसको पढ़ना है, तो आप हमारे एनएसएस को वीडियोस में जा सकते हैं। उसमें हर एक पर्सन के बारे में, हर एक चीज के बारे में आर्टिकल वाइज एक्सप्लेन है। और बट फिलहाल के लिए वो आपके लिए नॉलेज के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज के पर्पज से चाहते हो तो आप जरूर देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे अवेलेबल वीडियोस, अलग अलग कोर्सेज 100% फ्री। हमारे पास आपको ओलंपियाड, सीबीएसई, नीट, एनटीएससी, आईआईटी सारे वेरियस कोर्सेज मिल जाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, हमारा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है magnetbrains.com। इन वेबसाइट्स पे जब आप आते हैं या इन प्लेटफॉर्म से जब आप आते हैं तो 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। टोटल 100% फ्री एजुकेशन आपको दी जाती है। हमारे वीडियोस के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।